बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हसन अयूब, और बात हम करेंगे जो आज हुकूमत आइनी तरमीम लाने जा रही है, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में भी ताख़ीर हो चुकी है, सेनेट के इजलास में ताख़ीर हो चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना का इजलास सुबह तलब किया गया था उसमें भी ताख़ीर हो चुकी है। तो किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? नंबर गेम तो हुकूमत पूरे होने का दावा कर रही थी, लेकिन फिर ताख़ीर किस वजह से है, ताख़ीर की वजह क्या बनी है, तो हसन अयूब से ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जब मैंने इनसे सवाल करना है कि नंबर गेम का क्या मामला है, ताख़ीर क्यों हुई है, तो पहला जवाब इनका ये आना है कि कोई मसला नहीं है। तो हसन अयूब साहब बताएं, ताख़ीर क्यों हो रही है? नंबर गेम भी आप कह रहे हैं पूरी हैं, हुकूमत भी दावा कर रही है, तो ताख़ीर किस वजह से हो रही है? वफाकी काबीना का इजलास नहीं हुआ, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी खसूसी कमेटी के इजलास में आना था, वो इजलास भी दोबारा नहीं हुआ। जी देखें, आप मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि हम पिछले 3-4 घंटे से इकट्ठे बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, एक सारी बातें कर चुके हैं। अब हम क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने के लिए आ गए हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा वो बातें बोलूं। तो बात ये है कि इमरान साहब, अब देखिए कितना रोशन लग रहा है ये पार्लियामेंट। आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं। ये जो देखें, वैसे तो जो है ना, ये नबी के लिए ये इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन आज वैसे मुबारक लग रहा है, रोशन लग रहा है, पार्लियामेंट कितना हसीन लग रहा है। और ये पार्लियामेंट इसलिए हसीन लग रहा है क्योंकि आज ये पार्लियामेंट अपनी जो बालादस्ती है वो कायम करने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता तकरीबन 1/2 से, या शायद इससे भी ज़्यादा से अगर बात करें, तो इस मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ था। इस मुल्क के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म जो स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से सफ़र करता हुआ जुडिशल टेररिज्म तक ये पहुँच गया। तो मैं तो इसको जुडिशल टेररिज्म कहता हूँ। तो अब उसका रास्ता रोकने के लिए जो पार्लियामेंट की स्पेस को इनक्रोच किया जुडिशरी ने, उस स्पेस को वापस हासिल करने का जो है वो आज मुबारक दिन है। और इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल जो है ना वो नंबर गेम के हवाले से टेंशन मत लें। इस मुतल्लिक़ रावी चैन लिख रहा है, और ये आज से नहीं लिख रहा, ये तकरीबन मैं कह दूं कि कुछ वक्त हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और ये इंतज़ार किसका था? अब मौलाना साहब के बारे में पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब नहीं मान रहे, तो इंतज़ार था हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की वतन वापसी का और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की वापसी का। मौलाना साहब थे चाइना के अंदर, और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब थे फ्रांस के अंदर। तो वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बखैरियत पहुँच चुके हैं। सो लिहाजा आप इस बात को ना देखिए, जो ताख़ीर है वो ताख़ीर जो है ना, वो भी यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। अब कुछ चीज़ें थीं जो कम थीं, कुछ और उनमें जो है वो चीज़ें शामिल की जा रही हैं। वो कहते हैं ना, वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अब जो बेहतरी है वो पहले थोड़ी बेहतरी थी, अब ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ताख़ीर हो रही है, जो आइनी तरमीमी बिल लाया जा रहा है, उसमें मज़ीद बेहतरियाँ की जा रही हैं, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है कि बाद में ये चीज़ें जो है, ज़ाहिर सी बात है कि इतना बड़ा नंबर 2/3 का दोबारा से इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस तरह होता है, ये नहीं कि बंदे को इनके हैं नहीं, बंदे इन्हीं के हैं। प्रॉब्लम ये आती है बीच में, जो मेन हर्डल आती है वो ये होती है कि किसी की कोई अपनी मजबूरियाँ होती हैं, किसी की फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, किसी की जो है वो कोई बीमारी है, किसी को इस किस्म के इश्यूज़ हैं, तो वो इस वजह से वो लोग अवेलेबल नहीं हो सकते अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये जो है थोड़ी सी बीच में मुश्किलात आती हैं, बट अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू है नहीं। और देखिए, इनिशियली जो मेरे पास इस हवाले से जो तरमीम आ रही है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के हवाले से, और बहुत से लोग इससे मुतालिक बात करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का टाइम है, तो मुझे इस बात पर बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मुझसे पहले ये बात किसी ने नहीं की कि ये बनने जा रही है। एंड मैंने इसका हिंट कर दिया सबसे पहले, और ये कुछ दोस्तों की जो है वो कहते हैं कि गाइडेंस थी, जिन्होंने मुझे तकरीबन 5-6 माह पहले इस हवाले से गाइड किया कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो, फिर कई दफ़ा मैंने डिस्कशन की, ट्वीट्स किए, वो चीज़ें, तो फिर उसके हवाले से कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ज़हन में भी ये चीज़ आई, और वो चीज़ अब शामिल होने जा रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, वो आइनी और जो 184(3) के जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के मुकदमात सुनेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो उनके पास हार्ड कोर अवाम की खिदमत का उनको मौका मिलेगा। जी, जो अवाम की हकीकी खिदमत है ना, वो तो देखो अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं ना, तो वो तो देखें जी, उसमें भरपूर परफॉर्म कर सकेंगे। हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस साहब जो हैं, उनको ये मौका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्द देगा। अब देखते हैं कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, या कोई ऐसे मोअज़्ज़िज़ीन हैं जो ख़ुद ही जो है इस मुअज़्ज़ज़
منصب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی مرضی سے. اچھا حسن، without کسی دباؤ. میرے پاس 3 سوال ہیں آپ کے لیے، لیکن 3 سوالوں سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن پیکج کی ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں ایک تو ناظرین وہ آئینی عدالت، وہ اب کھل کے چیزیں واضح ہو چکی ہیں، لیکن آئینی عدالت کے حوالے سے جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جب یہ آئینی عدالت بن جائے گی تو جو سپریم کورٹ کے آئینی معاملات کے حوالے سے اختیارات ہیں، آرٹیکل 184(3) کا اختیار ہے، آرٹیکل 186 کا ہے، 87 کا ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 185(3) میں بھی اگر کوئی آئین کی انٹرپریٹیشن کا ایشو آتا ہے تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے وہ اس کو ڈیل کرے گی، ڈومین اس کی آ جائے گی. ڈومین اس کی بن جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ججز کا پینل آئے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی روٹیشن ہے، روٹیشن بھی ہے میرے خیال سے، روٹیشن بھی ہے اس میں. 5 ججز کا پینل آئے گا. ہائی کورٹ میں ججز کی روٹیشن ہوگی. اور اس میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آرٹیکل 51 میں بھی ترمیم کرنے جا رہی ہے. آرٹیکل 63A کہ آپ ووٹ تو ڈالیں گے لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد گنتی میں شمار نہیں ہوگا، آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی جو تعیناتیوں کا پروسیس ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کی گئی. میں نے ڈھیر ساری چیزیں، کوئی 20 ترامیم جو اس میں بتائی جا رہی ہیں. لیکن حسن صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی حسن صاحب سوال یہ ہے کہ جو مولانا صاحب مطلب آئے ہیں اپنی ٹرمز پہ آئے ہیں، کتنی ٹرمز پہ آئے ہیں، لیکن مولانا صاحب مان نہیں رہے تھے. مولانا صاحب کے ساتھ یہ جو برف پگھلی ہے حکومت کی، اتحادی جماعتوں کی، کیونکہ مولانا صاحب تو تحریک چلانے چلے تھے حکومت کے خلاف، یہ برف میلٹ کرنے میں محسن نقوی صاحب کا بھی رول ہے، باقی لوگوں کا بھی رول ہے. بلاول کے علاوہ اس میں اور کس کا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مولانا کے ان رولز کی اہمیت کم ہے. جو جس بات کی اہمیت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ہمیشہ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ خاطر میں لے کر آتے ہیں. مولانا نے کبھی پرسنل انٹرسٹ جو ان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، بڑا منفی پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، یعنی اچھے کو برا بنا کر پیش کیا جاتا رہا. اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار رہا وہ پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے. مولانا کو ہمیشہ کبھی ڈیزل کا نام بولے، کبھی کیا باتیں کرتے رہے، تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے کی یہ باتیں، لیکن مولانا آج پھر وداؤٹ اینی کنڈیشنز، وداؤٹ اینی جیسے کہتے ہیں سودے بازی، کچھ لوگ کچھ دو والا چکر نہیں، بلکہ انہوں نے ملکی مفاد کو اور عوام کے مفاد کو ترجیح دی ہے. مطلب مولانا صاحب جو ہیں کسی فائدے کے بغیر اس قانون سازی میں ووٹ دینے آ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے نا، اس کی وجہ بھی ہے نا کہ مولانا صاحب اپنی ٹرمز سے آئے ہیں. مولانا صاحب ایکسٹینشن پہ بھی نہیں جا رہے. جو مولانا تقریر صاحب تھی مولانا کی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، اس تقریر کی جو ہے نا نکات وہ انہوں نے شامل کروا دی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اب دوسرا سوال کروں گا، لیکن دوسرے سوال سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کو غالباً 15 دن پہلے 20 دن پہلے بتایا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے حکومت کے اتحاد کے ساتھ نہیں چل رہے، حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب کے بہت زیادہ تحفظات بھی ہیں. لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کیا ہے، ریاست کا مفاد کیا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے ہی معتبر ذرائع نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب کبھی بھی جو ہیں وہ ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے. ایسا ایکٹ، ایسی کوئی چیز جو کہ ریاست کے مفاد میں ہو، مولانا صاحب اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں جو آئینی ترمیمیں آ رہی ہیں وہ مولانا صاحب کی طرف سے کہی گئیں اور اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے. اب بھیا دوسری بات بتائیں، کوئی نون لیگ کا بندہ کوئی قومی اسمبلی میں بھی شارٹ ہے، یا کوئی باہر سے جیسے اب نیگوسیشن ہو رہی ہیں، رابطے ہوئے ہیں جناب اپنے اختر مینگل صاحب کے ساتھ، کیا ان کے لوگوں کو بھی یہاں پہ لایا جائے گا؟ کیونکہ سینٹ جو ہے وہاں پہ نمبر پورے کرنے. کوئی مسئلہ نمبر پورے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ کے بھی نمبر پورے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اختر مینگل کو لے کر آئیں، کس کو لے کر آئیں، یہ باتیں جو ہیں وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے سامنے آ جائیں گی. اختر مینگل صاحب جو ہیں، میں تو ان سے متعلق جو میری رائے ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ پرسنل انٹرسٹ کو ہمیشہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ فوقیت دی ہے آن نیشنل انٹرسٹ، اور ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے ان کو مقدم رکھا. اب میں تو مسنگ پرسنس کا ایشوز انہوں نے ہمیشہ اٹھایا، ایکچوئل بیچ میں معاملات بیچ میں اور ہوتے ہیں. تو میں تو ان کے ساتھ نیگوسیشنز کو ٹھیک ہے، حکومت کی مجبوری ہوتی ہے، حکومتیں چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم انگیج کریں، کسی کو ناراض ہے تو اس کو منا لیں. تو یہ منانے کا ایک روایت ہے پارلیمان کے اندر، ایک پارلیمنٹری نارمز کا حصہ ہے، وہ منا رہے ہیں، وہ بھی ان کا یہ کرنا جائز ہے، ان کو ضرورت بھی ہے، لیکن ان کے بغیر بھی امینڈمنٹ کے لیے نمبر پورے ہیں. نہیں، ان کے لیے تو انتظار کیا جا رہا ہے نا. یہ جو
सेशन है सेनेट का, वो भी ताखीर का शिकार बज़ाहिर लगता मतलब है। गुडविल जेस्चर और के लिए। कौमी असम्बली का गुडविल जेस्चर सेशन के भी लिए। देखें ना, अगर 11 बजे से दोनों इजलासों को आप ले गए हैं, मतलब 4 के बाद 8 पे ले गए हैं कौमी असम्बली का। जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी ना ये कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वो अभी PM हाउस में होने जा रही है और वहाँ पर अरेंजमेंट्स की हो चुके हैं। अच्छा, ये तकरीबन 6 सवा 6 बजे तक की खबर थी ये, तो अभी टाइम हो रहा है आई बिलीव कि 6:15 पुरानी खबर है। तो बस कोई इतना मसला नहीं है यार। अब क्यों, देखें अब आप लोग जो समझ रहे हैं ना कि ये शो नहीं लगना था, जो शो अभी है ना, हाँ। अगर नंबर पूरे ना होते तो ये शो कभी भी नहीं करना था। ये तमाम की तमाम चीज़ें पूरी करने के बाद ही ये मामला शुरू है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की वापसी का इंतज़ार था, वो आ चुके हैं। और कल जो 5 मादर पिदर आज़ाद थे उनको पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया था। ठीक है, 5 मादर पिदर जो आज़ाद थे वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके थे। सो लिहाजा रावी चैन ही चैन लिख रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं ये खबरें नहीं है, परेशान ये कोई खबरें नहीं है। ये लोग जो बेचैनी हो रही है अरे ना, चले, ये आप कह रहे हैं कि आईनी तरमीम बड़ी इजीली आज हो जाएगी। जी बस हो जाएगी, नंबर पूरे हैं। आने वाले दिनों में क्या धमाके होने जा रहे हैं? यार नेक्स्ट मंडे को, मंगल को, नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो खबर आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बताई भी है और मैंने कहा आपने जिक्र नहीं करना, मैं नहीं कर रहा वो आप जिक्र। चाह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकले। नहीं, मैं नहीं कह रहा। तुम चाह रहे हो ना, नहीं, तो कल आप इंशाल्लाह उसको किसी और तरीके से बयान कर दें। कल इमरान वसीम साहब एक खबर ब्रेक करेंगे। तो वो खबर, मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, मैं तो हॉलीडे पर जा रहा हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, शैटर्ड, बहुत काम किया है, मतलब छुट्टी की नहीं, इवन कि संडे को छुट्टी नहीं की, काम करता रहा हूँ। तो एनफ इज़ एनफ जी। इवन कि मैं हॉलीडे पर गया अपनी फैमिली के साथ कर दूँ, तो वहाँ से भी प्रोग्राम्स और वीलॉग्स होते रहे हैं। तो भाईजान बस हो गई है, अब मुझे भी जाने दें, आज रात की मेरी फ़्लाइट है। सो लेट मी कितने गो। दिन के लिए जा रहे हैं? यार 10 दिन के लिए। भैया आप 10 दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और ऐसे मौके पे जा रहे हैं कि जब आईनी तरमीम पास होने के बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी अहम हैपनिंग्स होने का इम्कान है। तो कैसे आप वहाँ पे अपने आप को अलग थलग रख पाएंगे? मतलब ये तारीख लिखी जा रही है, तारीख लिखी जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ आज मुबारक दिन है। अब देखिए और रोशनियां वाज़ी होगी, यार रोशनी दिखाओ अपने व्यूअर्स को। देखिए रोशनियां और वाज़ी हो चुकी हैं, पार्लियामेंट हाउस चमक रहा है आज। अच्छा, देखिए पार्लियामेंट हाउस चमक रहा है। देखिए हमारे चेहरे जो है ना, आप देख लो कि पीछे रोशनी से ना, हमारे चेहरे के पीछे से लाइट आ रही है इतनी तेज कि चेहरे वाजे नहीं हो रहे। ये रोशनी है पार्लियामेंट की। ये पार्लियामेंट आज अपनी जो इनक्रोच स्पेस थी वो वापस ले रहा है, ये बात समझो। ये खुशी का दिन है। अच्छा, आईनी तरमीम के बाद उसका चीफ जस्टिस कैसे लगेगा, उसके बाकी मेंबरान 4 कैसे लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या बचेगा? अच्छा, ये बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि हम इस आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। नहीं कर सकते यार, वो तो जब चीज़ ही खत्म होगी है ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर इनहेरिट करती है ना कोर्ट अपने घर से तो पावर नहीं लेकर आ रही। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है ना जहाँ से ताकत ले रही है। तो और बेसिकली देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तख्लीक जहाँ से हुई है वो ये बिल्डिंग है, ये है क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है पार्लियामेंट। क्यों कि पार्लियामेंट जो है ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हाउस है, ये अवाम की ताकत है, ये पार्लियामेंट की ताकत। पार्लियामेंट अपनी ताकत लेता है अवाम से, और वही उसी ने बनाया आईने पाकिस्तान। और आईने पाकिस्तान ने अपनी ताकतें मुख्तलिफ जगहों पर बांटी हुई हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है उसको भी ताकत आईने पाकिस्तान से मिलेगी। तो जनाब फिर आप किस तरह ख़त्म कर सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे के हाई कोर्ट को ख़त्म कर सकती है? आज नहीं कर सकती। हसन अय्यूब साहब, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, पहली बात याद रखें कि वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के मसावी कोर्ट है, पैरेलल कोर्ट है, बल्कि वो उसका अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर इसके अंदर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो वो एक तो मिसकंडक्ट है, वो इम्पीच हो जाएगा। इम्पीच भी होगा जब आपके पास आईनी अख्तियार ही नहीं रहे, तो आपने कैसे? देखें अभी आईनी तरमीम अगर चैलेंज होती तो आपने कैसे? जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस की रिमूवल इस आईनी तरमीम का हिस्सा है। खबर यह है कि शायद जो आपकी बात से मुझे इशारा लगता है कि वो भी शायद पार्लियामेंट लेने जा रही है कि उसका फैसला हम करेंगे। हसन अय्यूब साहब से हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, जो हसन अय्यूब साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है इसने सारे इदारे जो है वो तख्लीक किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मदर इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट। इसके बतन से तमाम इदारों ने जन्म लिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो बालादस्त है, कानून साजी का मुकम्मल अख्तियार रखती है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।